We are solving October 2008. Trial balance of Swapnil Limited as on 31st March 7 is as below. 16,000 equity shares of 100 each, share capital, securities premium, reserves and surplus, general reserve, reserves and surplus, gross profit, revenue from operation, discount received, other income, profit and loss account, reserves and surplus, provision for tax, accounting year 56 मतलब past year. We'll see later on students इसमें adjustment भी है उसका, income tax assessment adjustment they have given us. Interest received net after TDS. Interest received net after TDS 9,500. other income में आएगा, received लिखा है ना. Land at cost, fixed asset. Building fixed asset. Plant machinery fixed asset. Furniture fixed asset. Vehicles fixed asset. Office salary, employees benefit, office rent, other expenses, establishment expense, other expenses, finance expense, finance cost, debtors, trade receivables, interim dividend. ये reserves में ना under P&L will subtract. Cash on hand, cash and cash equivalent, bank balance, cash and cash equivalent, security deposit, long-term security deposit, long-term loans and advances. Debit side पे तो it's an asset. एडवांस टैक्स फॉर अकाउंटिंग ईयर 6-7 मतलब करंट ईयर का स्टूडेंट्स. ऊपर एक प्रोविजन फॉर टैक्स था वो पास्ट ईयर का था एंड दिस एडवांस टैक्स इज ऑफ करंट ईयर. सो दोनों को सेट ऑफ नहीं कर सकते, दोनों डिफरेंट ईयर्स है ना. बट आगे एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे. इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री. ये क्लोजिंग स्टॉक होगा स्टूडेंट्स. व्हाई क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट्स? वन रीजन, देखो आपको पीछे ग्रॉस प्रॉफिट दिया था ट्रायल बैलेंस में. ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन. सो व्हाट डज इट मींस? लास्ट टाइम भी मैंने बताया था ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना स्टूडेंट्स. एंड व्हाट इज सीओजीएस? सीओजीएस में ओपनिंग स्टॉक आ जाता है स्टूडेंट्स. सो दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस में अभी जो हमको स्टॉक दिया दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक. एंड अनदर वे टू डिसाइड स्टूडेंट्स, बाद में जब हम एडजस्टमेंट देखेंगे ना, ए में बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कहीं भी आपको स्टॉक का कुछ नहीं कहा है. ऑल एडजस्टमेंट राइट फ्रॉम ए टिल के ना, कहीं भी स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कहा है. दैट मीन्स स्टॉक गिवन टू अस इन ट्रायल बैलेंस इज क्लोजिंग स्टॉक, तो वो इन्वेंट्रीज में जाएगा. एडवांस टैक्स फॉर द ईयर 5-6 मतलब पास्ट ईयर. Selling and distribution, other expenses. After taking into account following adjustments, prepare profit and loss for year ended March 7 and balance sheet is on the same date as per Schedule 3. पुराना Schedule 6 हुआ तो होता था, अब Schedule 3 हो गया. Schedule 3 requirements in vertical form. Obviously vertical form ही बनाते हैं अब. Right of depreciation on fixed asset on original cost of fixed asset as year under. Building, plant machinery, furniture, vehicle. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, पुट ए मार्क ऑन इन्वेस्टमेंट. मार्केट वैल्यू दिया है. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,15,000, फेस वैल्यू इज 2 लाख. ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन इज टू बी प्रोवाइडेड मतलब स्टूडेंट्स ये आउटस्टैंडिंग. ओके, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 16,000. इट इंक्लूड्स देयर फीस एज ऑडिटर्स ₹10,000 as consultant on tax matters 4,000, while remaining amount is as consultant on company law matters. Okay, ये outstanding है. Provide लिखा था तो outstanding. Provide के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? Add to respective expense. जहाँ भी auditors remuneration होगा ट्रायल बैलेंस में उसमें add करेंगे. And second effect, it will go to other current liability. I will write those two effects. बाद में मैं नोट में लिखता हूँ ना. Managing Director's remuneration paid, it is already paid, clearly mentioned किया 5,000 per month and is included in office salaries. तो क्या करेंगे, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो ऑफिस सैलरीज इसको हम लोग अलग करके लिखेंगे क्योंकि एमडी को आप रेवोल्यूशन दे रहे हो तो अलग से लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है? बट हाउएवर इज एंटाइटल्ड टू 70,000 पर एनम. स्टूडेंट्स गो टू ऑफिस सैलरी. ऑफिस सैलरी जाओ, वहां पे एक मार्क कर दो. विल डिस्कस इफेक्ट्स लेटर ऑन. ये ऑफिस सैलरी से रिलेटेड है. अगेन प्रोवाइड, एडजस्टमेंट नंबर ई. प्रोवाइड मतलब स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग. प्रोवाइड फॉर सैलरी, तो अगेन ऑफिस सैलरीज पे मार्क कर दो. रेंट भी प्रोवाइड, सो पुट ए मार्क ऑन रेंट. रेंट कहाँ गया? क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, पुट ए मार्क ऑन ऑफिस रेंट.
नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, रेंट के बाद एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, जस्ट बिलो रेंट एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, पुट ए मार्क ऑन दैट एज आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस एंड अदर करंट लायबिलिटी। जनरल रिजर्व इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरवर्डेड शेयर्स 5000, पुट ए मार्क ऑन जनरल रिजर्व, थर्ड आइटम फ्रॉम द टॉप। October 2008 है क्वेश्चन। Provision for tax to be made 1 lakh for current year. Debtors includes due for more than 15,000. Put a mark on debtors, students. Put a mark on debtors. All debtors are considered good and unsecured. Income tax assessment for accounting year 5-6 was completed, resulting into gross demand of 78,000. तो इसके लिए हम लोग वो दो इक्वेशन बनाते हैं एंड ओवर देयर वी रिकॉर्ड पास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स। हमारे लिए ये केस में पास्ट ईयर विल बी 2005-6। Interest received on government securities is after reduction of income tax of 500 for current year. स्टूडेंट देखो इंटरेस्ट था फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, नाइन्थ आइटम फ्रॉम द टॉप आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड नेट आफ्टर TDS 9500. सो पुट ए मार्क ऑन दैट, इंटरेस्ट रिसीव्ड पे ना मार्क करो, बाद में इसका हम इफेक्ट डिस्कस करते हैं। इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर्स एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग नोट्स डिसाइड करते हैं कौन कौन से नोट हमको बनाने हैं। फर्स्ट शेयर कैपिटल, यस डेफिनेटली बनेगा। रिजर्व्स भी बनेगा। कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था स्टूडेंट्स, एनी डिबेंचर ऐसा कुछ था? आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो नहीं था। ओके, जाने दो। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी नहीं है। ट्रेड पेबल था स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स वगैरह, यस क्रेडिटर्स था पक्का, सो दैट वाज नंबर 3। अदर करंट लायबिलिटी है, यस 4। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, यस स्टूडेंट्स 5। Fixed asset will be number 6. Fixed asset number 6. Non-current investment, yes, एक है investment 7. Long term loans and advances था, yes, वो security deposit 8. Other non-current asset कोई other non-current asset, I don't think so students, नहीं था। Advance tax, short term provision नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा स्टूडेंट्स, there is a reason for that, उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। Still let me go to और कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं था ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेंट्रीज यस है स्टूडेंट्स 9। ट्रेड रिसीवेबल 10। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कुछ कैश इन हैंड बैंक बैलेंस ऐसा कुछ हाँ दिया था स्टूडेंट्स, कैश इन हैंड बैंक बैलेंस 11। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आई डोंट थिंक सो, नहीं था स्टूडेंट्स। प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह, अदर करंट एसेट भी नहीं है। सो इन ऑल 11 notes were required for balance sheet. अब आ जाते हैं P&L में स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी ये तो मैंने रबी नहीं किया अभी तक, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कितना हो गया स्टूडेंट्स, 11 हो गया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12, अदर इनकम भी है स्टूडेंट्स 13। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, परचेज और स्टॉक इन ट्रेड भी नहीं है। चेंजेस इन्वेंट्रीज कब लिखते हैं स्टूडेंट, जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हो। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक इन दिस केस, ओनली क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, जाने दो। एम्प्लॉइज बेनिफिट्स है, यस 14। फाइनेंस कॉस्ट भी है 15। Depreciation amortization will come from fixed asset schedule. Other expenses 16. So in all हमको 16 notes बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1 शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल तो नहीं दिया है बट स्टिल हेडिंग तो सब लिखनी पड़ेंगे, सब हेडिंग्स।
ऑथराइज नहीं दिया, खाली इश्यूड सब्सक्राइब दिया, देयर वाज नो ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, सो एक लाइन छोड़ के इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप, इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप एक ही है स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर्स एंड देयर इज नथिंग एल्स। नंबर 2 reserves and surplus. How many reserves were given? Security premium, general reserve, profit and loss account, 3 तो यही हो गया स्टूडेंट्स। फाइनेंस, इंटरन डिविडेंड भी वहीं पे आएगा 4। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट भी है, करंट ईयर प्रॉफिट भी है 5 6 7 लाइंस रखते हैं इसके लिए। रिजर्व्स 1 2 3 4 5 6 7। नंबर 3 विल बी, नंबर 3 हमने डिसाइड किया था ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर बिल्स पेएबल दोनों है। नंबर 4 इज अदर करंट लाइबिलिटी, सब आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट था ना। कितना था स्टूडेंट्स? मैनेजिंग डायरेक्टर का आउटस्टैंडिंग है, सैलरीज, रेंट, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, फिर ऑडिटर 5 तो ऐसे ही दिख रहा है प्राइम ऑफिस ही 5, तो 1 2 3 4 5 6, चलो 6 लाइन से मैंने रखा है। फिर नंबर 5, एक्चुअली नंबर 5 नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, यू विल रियलाइज लेटर ऑन क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट स्टूडेंट्स दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस ऑब्वियसली। एज अ स्टूडेंट मैं भी अगर सॉल्व करने जाऊँगा तो मुझे लगेगा रिक्वायर्ड है, बट नहीं भी बनाएंगे तो इट विल डू, उसका नेट इफेक्ट क्योंकि लास्ट में 0 होने वाला है। नंबर 6 इज व्हाट स्टूडेंट्स? नंबर 6 फिक्स्ड एसेट स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी बना लिया है। नंबर 6 फिक्स्ड एसेट, उसका मैंने ये फॉर्मेट बना लिया। एसेट ग्रॉस ब्लॉक मीन स्टूडेंट्स कॉस्ट है ना, ओरिजिनल कॉस्ट जिसको कहते हैं, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, उसमें भी ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग। नेक्स्ट इज नेट ब्लॉक, रिटर्न डाउन वैल्यू जिसको कहते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग। ठीक है, दैट इज नंबर 6। अगेन वंस अगेन पीछे आके मैं नंबर 7 बना रहा हूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट था स्टूडेंट्स, एक ही था इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ओके, नंबर 8 उसका, बट दे हैव गिवन सम मार्केट वैल्यू। नंबर 8 क्या था स्टूडेंट्स? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो भी एक ही था स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट। नंबर 9 हमने डिसाइड किया था ट्रेड रिसीवेबल्स, सॉरी इन्वेंट्रीज था नंबर 9। तीनों दिया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस 1 2 3 4। नंबर 10 ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स था खाली उसमें, फंड्स नॉट ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। सो विल लीव 1 2 3। 11 हमारा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो यहाँ तक जितने भी नोट्स हैं ये सब दीज आर रिलेटेड टू बैलेंस शीट स्टूडेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों है, कैश इन एंड कैश इन बैंक। सो अभी 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। 12 वाज P&L का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही दिया है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट्स। देन 13 इज अदर इनकम। देन स्टूडेंट्स 14 हमने डिसाइड किया था एम्प्लॉइज बेनिफिट। नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, नंबर 14 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो ऑफिस सैलरीज था, ऑफिस सैलरीज का एडजस्टमेंट भी था स्टूडेंट्स। सो 1 2 3 4 5। नंबर 15 हमने डिसाइड किया था फाइनेंस कॉस्ट।
एक्सपेंस दिया है, so that will go to फाइनेंस कॉस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, एक ही था स्टूडेंट्स, लास्ट नंबर 16 इज अदर एक्सपेंस. So in all 16 notes we require. First 11 बैलेंस शीट का था, next 5 is for P&L. अब पोस्टिंग से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. Right from the beginning. 16,000 equity shares of rupees 100 each fully paid. So under issued subscribed आएगा स्टूडेंट्स 16,000 equity shares of rupees 100. Amount column 16 lakh. Okay. सिक्योरिटी प्रीमियम स्टूडेंट्स, ये नॉन डिविजिबल प्रॉफिट होता है, तो इसको बिगनिंग में लिखा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट्स इसका, सो विल रिकॉर्ड इट टू द आउटर कॉलम. सिक्योरिटीज प्रीमियम हाउ मच दे हैव गिवन स्टूडेंट्स, 15,000. नेक्स्ट है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व हाउ मच इट इज गिवन, 50, बट उसका एडजस्टमेंट है, तो विल रिकॉर्ड इट इन इनर कॉलम. जनरल रिजर्व 50,000, देयर इज वन एडजस्टमेंट फॉर दैट. ठीक है. जनरल रिजर्व के बाद ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट इज नंबर 12, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ग्रॉस प्रॉफिट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. स्केल देख के ग्रॉस प्रॉफिट हाउ मच इट इज गिवन, 8 lakh. Outer column there is no adjustment students, 8 lakh. Next क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड. क्लियरली रिसीव्ड का है ना, सो रिसीव्ड मतलब अदर इनकम 13 में आएगा स्टूडेंट्स. डिस्काउंट रिसीव्ड नोट नंबर 13 में लिखना है इसको. इट इज 8,700. 8,700 outer column, there is no adjustment for that. Next is creditors, trade payables. How much it is given, 25,800. Outer column there is no adjustment for it. Next, profit and loss account 20,000. P&L बोला उन्होंने, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये ओपनिंग हो जाएगा. How much opening they have given, 20,000 ना, 20. Yes. तो इनर कॉलम स्टूडेंट्स, अभी करंट ईयर का प्रॉफिट भी आएगा इसमें, या लॉस होगा तो माइनस करें. After profit and loss, provision for tax for which year, 5-6 is the past year for us because trial balance is given for 31st March 2007. So 5-6 past year है, तो past year का provision for tax I will not record because they have given us income tax assessment adjustment. तो ध्यान रखना, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे. Interest received net after TDS. Students, interest received go to other income. Interest received. स्टूडेंट्स वहां पे मैंने क्या कहा है, नेट ना, बट हमेशा याद रखना इनकम हमेशा ग्रॉस रिकॉर्ड करना चाहिए. क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, ग्रॉस. हाउ मच इज नेट, 9,500. ठीक है. और देखो टीडीएस ना आपको स्टूडेंट्स, टीडीएस वाज गिवन इन एडजस्टमेंट, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट नंबर जे, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ 500. तो स्टूडेंट्स वो 500 ऐड करना. नेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंपल, मतलब समथिंग इज डिडक्टेड. नेट का मतलब ये होता है ना कि कुछ चीज आपने डिडक्ट की है. क्या डिडक्ट की है, टैक्स डिडक्ट किया एट सोर्स. सो दैट वाज नेट. बट अकाउंट्स में ध्यान रखना हमेशा इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ग्रॉस. ग्रॉस का मतलब क्या, जो भी चीज आपने डिडक्ट किया था उसको ऐड बैक करो. तो मैंने ऐड बैक किया. इसका सेकेंड इफेक्ट अभी मैं नहीं दूंगा स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन व्हाई. उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा. ओके. सो अभी मैंने टीडीएस यहाँ पे ऐड किया, सेकेंड इफेक्ट बाकी है. ओके. सो 500 आई एडेड हियर, एडजस्टमेंट नंबर जे. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्या है, लैंड एट कॉस्ट. तो गो टू फिक्स एसेट शेड्यूल. क्लियरली वहां पे कॉस्ट का है स्टूडेंट्स, सो ग्रॉस ब्लॉक का ओपनिंग कॉलम में आएगा ये. हाउ मच इज गिवन, 155, 1,55,000. नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग. स्टूडेंट देखो बिल्डिंग के आगे कॉस्ट नहीं कहा है, तो वी मस्ट बी केयरफुल, फिर उसको कॉस्ट कॉलम में नहीं लिखने का. एंड दिस इज नॉट कॉस्ट. व्हाई, हमने एडजस्टमेंट नंबर ए पढ़ा है, तो वहां पे देखो बिल्डिंग है, वी हैव गॉन थ्रू दैट ए ना. सो वहां पे बिल्डिंग का कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट दिया है. दैट मीन्स द वैल्यू विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था, दिस विल बी ट्रीटेड एज रिटर्न डाउन वैल्यू स्टूडेंट्स. ठीक है. सो ये रिटर्न डाउन वैल्यू का ओपनिंग WDV में लिखेंगे इसको. हाउ मच दे हैव गिवन, 3 लाख. सी बिल्डिंग के आगे उन्होंने कहा नहीं है, कॉस्ट तो नहीं है पक्का, बिकॉज दे हैव नॉट सेड बिल्डिंग एट कॉस्ट.
एंड कॉस्ट इज गिवन इन एडजस्टमेंट नंबर ए, सो दैट मीन्स ये जो बिल्डिंग है ना ट्रायल बैलेंस में, दैट विल बी रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर अस. सेम इज द केस विद प्लांट एंड मशीनरी स्टूडेंट्स. प्लांट एंड मशीनरी वो हमारे लिए रिटर्न डाउन वैल्यू होगा, बिकॉज कॉस्ट आपको अलग से सेपरेटली इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट नंबर ए स्टूडेंट्स. ओके. नेक्स्ट व्हीकल, सॉरी फर्नीचर है. अच्छा एक लाइन मैंने कम रख दिया स्टूडेंट, चलो हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, नो नीड टू वरी. फर्नीचर, फर्नीचर हम कितना दिया उन्होंने? अच्छा 1 लाख, यस 1 लाख है फर्नीचर. एक और एसेट है दैट इज व्हीकल. Vehicles, how much it is given students? 1,50,000, 150. वो भी हमारा नेट ब्लॉक होगा ये. ठीक है. नेक्स्ट व्हीकल्स के बाद ऑफिस सैलरीज, सो अदर एक्सपेंसेस, नहीं सॉरी आई एम सॉरी, एम्प्लॉय बेनिफिट, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स. सैलरीज कितना दिया हमको स्टूडेंट्स? 1,55,000 ना. बट स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड दो एडजस्टमेंट है, सो बेटर राइट इन इनर कॉलम. समझो मैंने कॉलम बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, बेटर ये केस में, पहले मैं भूल जाता था. सो इसका भी मैं कॉलम बना लूं. सो दिस विल गो टू इनर कॉलम. हाउ मच दे हैव गिवन? 1 लाख कितना था? 55 ना, 155 इनर कॉलम, बिकॉज इसका एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, वो बाद में सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट आफ्टर ऑफिस सैलरीज व्हाट इज गिवन? ऑफिस रेंट, अदर एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स, अदर एक्सपेंस में आएगा, एंड उसका भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स ऑफिस रेंट का, तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे. ऑफिस रेंट हाउ मच गिवन? 120, 1,20,000. नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 58,000, इसका भी एडजस्टमेंट था, अदर एक्सपेंस में एक लाइन छोड़ते हैं ऑफिस रेंट के बाद. एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस how much? 58. नेक्स्ट फाइनेंस एक्सपेंस मतलब स्टूडेंट्स फाइनेंस कॉस्ट, ये होता है नंबर 15 है, हमने ऑलरेडी बनाया है, सो यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस एक्सपेंस का मतलब इंटरेस्ट पेड है स्टूडेंट्स. तो डेबिट साइड में दिया ना 49, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसका, सो आउटर कॉलम. डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल स्टूडेंट्स एक एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट नंबर एच. डेटर्स इंक्लूड्स ड्यू फॉर मोर देन 6 months. सो ट्रेड रिसीवेबल में जाएंगे नंबर 10, वहां पे लिखेंगे डेटर्स. वहां पे उन्होंने कहा है अनसिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड, मतलब कोई बैड डेट्स नहीं है. ठीक है. डेटर्स. देन राइट ड्यू फॉर मोर देन 6 months. Okay. How much is that given in adjustment? 15,000 बोला है स्टूडेंट्स. एडजस्टमेंट नंबर एच में है, देखो 1515 इनर कॉलम. टोटल डेटर्स 90 है स्टूडेंट्स. टोटल डेटर्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज 90, ये 90 है. सो ऑब्वियसली अदर्स शुड बी 75, तभी तो टोटल 90 होगा. 15 + 75 90. नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट. इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड स्टूडेंट्स पीएनएल से माइनस होता है. Okay, so here I am writing minus interim dividend. Interim dividend कितना दिया? 80,000 दिया स्टूडेंट्स इनर कॉलम. 80,000. नेक्स्ट कैश ऑन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश ऑन हैंड 8,000. Cash at bank, bank balance 2 lakh. Both cash and cash equivalent. नंबर 11 में गया. सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट डेबिट साइड पे दिया. सो डेबिट साइड मतलब वो एसेट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. क्रेडिट साइड पे देगा तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिखने का. सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट साइड पे तो इट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. कभी कभी स्टूडेंट्स व्हेन वी टेक एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, अडानी का या कोई टाटा पावर, ओके, सो वी पे सर्टेन डिपॉजिट ना व्हेन वी टेक न्यू कनेक्शन, तो उसी तरह का ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है. सो इट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, ध्यान रखना. व्हेन यू गिव डिपॉजिट एंड सेम वे इफ यू रिसीव डिपॉजिट इट इज अ लाइबिलिटी बट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिखने का. एडवांस टैक्स फॉर द ईयर 2006-7. एडवांस टैक्स फॉर द ईयर 2006-7 मैं यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में लिख रहा हूँ.
एक लाइन छोड़ के प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए आई एम राइटिंग एडवांस टैक्स अमाउंट दे हैव गिवन अस 1 लाख बिकॉज दिस इज फॉर द करंट ईयर स्टूडेंट्स. पास्ट ईयर का एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, वो इनकम टैक्स असेसमेंट. फिर इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखेंगे. क्या लिखा है? 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. कितना है 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे हैव गिवन? इट इज 2,10,000 है ना, 210. सो हियर विल रिकॉर्ड 2,10,000. ओके. नेक्स्ट स्टॉक ऑफ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सब इन्वेंट्रीज में जाएगा स्टूडेंट्स. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सब आउटर कॉलम में 150, 175, 125, 1,50,000, 175 एंड 125. एडवांस टैक्स फॉर द पास्ट ईयर है 5-6 मतलब पास्ट ईयर, उसका एडजस्टमेंट है. विल सी दैट लेटर ऑन. फाइनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अदर एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस का स्टूडेंट्स कुछ एडजस्टमेंट है. देन विल राइट सेलिंग एक्सपेंस. सेलिंग एक्सपेंस का तो एडजस्टमेंट नहीं था ना, नो. तो सेलिंग एक्सपेंस आउटर कॉलम में लिखेंगे 36,200, 36,200. सो वी हैव डन द पोस्टिंग्स. पोस्टिंग्स पूरा हो गया. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स. अभी एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. पहला एडजस्टमेंट, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, WDV नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट. ठीक है. एंड विद दैट, अलॉन्ग विद दैट कुछ डिटेल्स दिया है. बिल्डिंग का कॉस्ट दे हैव गिवन 4 लाख स्टूडेंट्स. हियर आई एम राइटिंग ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग कॉलम 4 लाख. प्लांट एंड मशीनरी दे हैव गिवन अस 5 लाख. सो ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग कॉलम 5 लाख. Furniture they have given us 2 lakh. Furniture gross block opening column 2 lakh. Vehicles 3 lakh students. Okay, so we have recorded cost. और उन्होंने clearly कहा भी है, we have to follow which method for depreciation? Original cost. So this is our original cost. अभी हमने लिखा, इस पे depreciation charge करते हैं. Simple है. WDV नहीं पूछा उन्होंने, clearly original cost mention किया students. So start. बिल्डिंग पे कितना था? 2.5%. सो 4 लाख इज द ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 2.5%, 10,000. तो स्टूडेंट्स ये एडिशन कॉलम ऑफ डेप्रिसिएशन 10,000. इसको हम लोग कहते हैं ना ड्यूरिंग द ईयर कॉलम. फिर 5 लाख इंटू कितना? 10%. सो 50,000. ये तो सिंपल एकदम 50,000. नेक्स्ट स्टूडेंट्स कितना बोला है? 15%. 2 लाख तो 30,000 आएगा. फाइनली लास्ट वाला 20%. 3 लाख का 20% विल बी 60,000 स्टूडेंट्स. ये हो गया. फिर हम लोग ये कॉलम का क्या करते हैं? टोटल कर लेते हैं और इसको कहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग P&L में, मतलब सेकेंड इफेक्ट इसका 60, 30, 50, 10. सो टोटल डेप्रिसिएशन इज 1,50,000. और लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है स्टूडेंट्स, है ना. तो स्टूडेंट्स विल गो टू P&L. ये हमारा P&L स्टेटमेंट है. Against depreciation and amortization 1,50,000. ठीक है. दिस टोटल, ये टोटल किया हमने, हमको 1,50,000 आया, वो टोटल हमने यहाँ पे लिख लिया. सो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर ए. बड़ा आसान था स्टूडेंट्स. दे हैव सेट के चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. तो मैंने ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट कॉलम पे चार्ज किया. Okay. Second adjustment B, again very easy adjustment, simple. Market value of investment. क्या करते हैं जब भी market value investment का देता है? What we do, just below in bracket we write ना students, market value. जो दिया है उन्होंने वो कॉपी कर लो. Market value of investment is 215,000, so 2,15,000. कोई सेकेंड इफेक्ट की बात नहीं करनी है. हो गया नंबर बी, सिंपल था एकदम. नंबर सी, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन इज टू बी प्रोवाइडेड. यहाँ पे प्रोवाइडेड का मीनिंग विल टेक इट एज आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या होते हैं? ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन में ऐड करना चाहिए. ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंस. सो गो टू अदर एक्सपेंस. यहाँ कोई ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन ऑलरेडी है क्या? नहीं है. तो विल राइट इट सेपरेटली. स्टूडेंट्स नहीं था ना, तो कोई बात नहीं. सो स्टूडेंट्स सी हाउ टू रिकॉर्ड ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन.
provide auditors remuneration for the year 16,000. It includes their fees as auditors 10,000, as consultant on tax matters 4,000, remaining amount is consultant on company law matters. उसमें auditors remuneration में क्या क्या है स्टूडेंट्स, उनका audit fees है as auditors. Total 16 होना चाहिए ना, provided 16,000. It includes, clearly includes का है, so 10,000 as audit fees. फिर टैक्स मैटर्स के लिए फॉर टैक्स मैटर्स या टैक्स कंसल्टेंसी आप कह सकते हैं, बेटर टैक्स कंसल्टेंसी लिख लेंगे ना, फॉर टैक्स कंसल्टेंसी हाउ मच 4,000 एंड बैलेंस फॉर कंपनी लॉ मैटर्स, कंपनी लॉ कंसल्टेंसी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये ऐसा सेपरेटली बिकॉज दे हैव सेड इन एडजस्टमेंट के ऐसा तीन अलग अलग लिखना है. 2,000 बिकॉज टोटल 16 उन्होंने कहा है ना, और ये तीनों आइटम वहां पे इंक्लूडेड है. सो आउटर कॉलम विल राइट 16,000. फॉलो. सो आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट क्या होता है, ऐड टू ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन. बट यहाँ ऑलरेडी ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन नहीं है, तो मैं कहाँ ऐड करूं, तो उसको ऐड नहीं कर सकता, तो मैंने ऐसा सेपरेटली लिखा. ओके, दिस इज वन इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी. स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन टोटल एक साथ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे अलग लिखने की जरूरत नहीं. 16,016. ठीक है, दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर क्या था स्टूडेंट्स, सी. एडजस्टमेंट नंबर सी. स्टूडेंट्स आपके रेफरेंस के लिए ए एडजस्टमेंट सिंपल है, बी भी आसान था, मैं सी का इफेक्ट्स बता रहा हूँ. एडजस्टमेंट नंबर सी का हमने इफेक्ट्स क्या दिया, पहला हमने अदर एक्सपेंस में लिखा, स्लैश मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी में लिखा हमने स्टूडेंट्स. ठीक है, so these are the two effects for adjustment number C. Done. Next students, कौन सा adjustment है, number D. Managing director remuneration paid 5,000 per month is included in office salary. तो यहाँ पे include किया आपने office salary में, तो वहां से पहले minus कर लो. Managing directors remuneration. Any amount paid to director ना, उसको अलग से दिखाना चाहिए, कहीं पे include नहीं कर सकते. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना. For companies फाइनल अकाउंट्स के प्रेजेंटेशन में 5,000 पर मंथ मतलब स्टूडेंट 60,000 ना, सो यहाँ पे 60,000 इंक्लूडेड ऑलरेडी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से मैंने माइनस कर दिया उसको, और मैंने क्या कहा, उसको अलग से दिखाओ. तो हियर आई विल शो इट स्टूडेंट्स, एमडी रेम्यूनरेशन. तो ये दो इफेक्ट हो गया उसका, यहां से माइनस क्या, सेपरेटली रिकॉर्डेड. However, he is entitled to remuneration of 70,000, but उसका total remuneration कितना होना चाहिए, वो लोग बोल रहे हैं 70,000, so which indicates 10,000 is outstanding. Students समझ में आ गया मैंने कैसे डिसाइड किया, बड़ा आसान है. First they say 60,000 is included here. Any amount paid to any director, students, it can't be included. कहीं भी इंक्लूड नहीं करने का, उसका ऐसा सेपरेटली दिखाने का कंपलसरी है कंपनी फाइनल अकाउंट्स में. सो यहाँ पे इंक्लूडेड था, तो यहाँ से माइनस कर दिया, एंड दैट 60,000 आई हैव शोन हियर. बट व्हाट दे से, उसका टोटल रेम्यूनरेशन 70 होना चाहिए, तो 70 आउटर कॉलम, दैट मींस 10,000 इज आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग का स्टूडेंट सेकेंड इफेक्ट ये ट्रेड पेएबल्स में आता है स्टूडेंट्स. आउटस्टैंडिंग मैनेजिंग दैट एमडी रेम्यूनरेशन इज ट्रीटेड एज ट्रेड पेएबल. स्टूडेंट इसके लिए यहां लिख रहा हूं मैं, हाउ मच दे हैव सेड 10, उन्होंने नहीं कहा है, हमने डिसाइड किया 60 और 70 का डिफरेंस 10,000. ठीक है, सो आई एम राइटिंग इफेक्ट्स फॉर एडजस्टमेंट नंबर डी का स्टूडेंट्स. एडजस्टमेंट नंबर डी, पहला हमने क्या किया, लेस फ्रॉम सैलरी है ना, देन रिकॉर्डेड सेपरेटली, वो एमडी रेम्यूनरेशन रिकॉर्ड किया सेपरेटली. देन ऐड आउटस्टैंडिंग, हमने ऐड किया आउटस्टैंडिंग, एंड बाद में फोर्थ इफेक्ट फिर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ट्रेड पेएबल. ऐसा 4 इफेक्ट दिया ये एडजस्टमेंट का हमने. First we deducted from here, recorded separately, add outstanding and trade payables. So these are the 4 effects for this adjustment number D. 3 effect तो यहीं पे ही है students. And the fourth one is here, trade payables. This was adjustment number D. Provide for salaries. Provide for salaries कितना बोला उन्होंने, 8,000. So students salaries यहाँ पे provide का मतलब outstanding. So outstanding. आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना का है, 8,000. सेकेंड इफेक्ट लिखते हैं हम लोग बाद में. देन रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, सो ईयर रेंट यहाँ पे नीचे अदर एक्सपेंस में. रेंट कितना आउटस्टैंडिंग का है स्टूडेंट्स, 10,000.
देन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग है, प्लस आउटस्टैंडिंग, उन्होंने टर्म यूज किया प्रोवाइड, वी आर ट्रीटिंग इट एज आउटस्टैंडिंग 7,000। आगे उन्होंने कहा भी है सर एज आउटस्टैंडिंग, तो स्टूडेंट्स अभी ये सबका टोटल कर सकते हैं। 120 प्लस 10 विल बी 130, 58 प्लस 7 will be 65. Okay. Salaries 155 minus 60 plus 8. 155 minus 60 plus 8,000. 1,03,000, 103,000. सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? अदर करंट लाइबिलिटी। मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेड पेएबल में, बाकी अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो अदर करंट लाइबिलिटी। सो देयर वाज आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी इज आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखते हैं, ठीक है। देन आउटस्टैंडिंग व्हाट क्या था स्टूडेंट्स? रेंट, एंड फाइनली आउटस्टैंडिंग एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स, मैंने शॉर्ट में ESTB लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज, सैलरी ये 8,000, 10,000, 7,000, 8, 10 and 7। So two effects, add to respective expense। Second effect हमने सब other current liability में लिखा। This was adjustment number E था ना स्टूडेंट्स? It was E, provide for salary। तो हमने क्या किया? Add to respective expense। Respective expense मतलब जो नाम दिया था एक्सपेंस का वो नाम में हमने ऐड कर लिया। And second effect slash second effect other current liabilities में लिखा स्टूडेंट्स हमने, ठीक है। These are the two effects for adjustment number E। अगेन स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स होता सिंपल है बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, नो डाउट अबाउट दैट। जनरल रिजर्व इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जनरल रिजर्व का है स्टूडेंट्स? इट इंक्लूड्स ना, सो इसको यहां से माइनस करो, प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, मैंने पूरा टर्म रिकॉर्ड नहीं किया, आप पूरा लिखना। री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, हाउ मच इट इंक्लूड स्टूडेंट्स? री इश्यू 5,000। सो पहला वो 50 था, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना होगा? 50 माइनस 5, 45,000। ओके। सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट्स को लिखने का कैपिटल रिजर्व, वहां से माइनस किया बट सेकेंड इफेक्ट रिजर्व्स में ही आता है। दिस यू हैव लर्न अंडर इश्यू ऑफ शेयर्स। और फाइनल अकाउंट से मैंने एक क्वेश्चन भी किया था, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एनी बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, नॉट टू जनरल रिजर्व। वो अकाउंटेंट ने जनरल रिजर्व में लिख दिया था तो वहां पे इंक्लूडेड था, वहां से माइनस किया। नाउ वी आर रिकॉर्डिंग इट सेपरेटली 5,000। सो टू इफेक्ट्स, माइनस फ्रॉम जनरल रिजर्व, सेकेंड इफेक्ट कैपिटल रिजर्व। दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर क्या था स्टूडेंट्स? F। So here I am recording adjustment F, less from, हमने क्या किया? जनरल रिजर्व। और सेकेंड इफेक्ट उसको क्या किया? कैपिटल रिजर्व बना के लिख लिया हमने। वही रिजर्व सब, जनरल रिजर्व भी रिजर्व सरप्लस में, कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व सरप्लस में। एक रिजर्व से माइनस हुआ एंड दैट सेम अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज अनदर रिजर्व। प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी मेड 1 लाख फॉर करंट ईयर। स्टूडेंट्स फर्स्ट इफेक्ट इसका P&L में आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, ये भी है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर अमाउंट दे हैव सेड 1 लाख। दो कुछ, एक क्वेश्चन हमने किया था जो हमने कैलकुलेट किया था 40% ऑफ प्रॉफिट, हियर दे हैव गिवन द अमाउंट 1 लाख। सो एक इफेक्ट यहाँ पे हो गया, डन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पे लिखेंगे नंबर 5 में, प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख। देखो एडवांस टैक्स कितना है? वो भी 1 लाख है। सो 1 लाख माइनस 1 लाख, आउटर कॉलम नील। इसके लिए मैंने कहा था शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं भी बनाएंगे तो इट विल बी ओके, बिकॉज उसका नेट इफेक्ट 0 है। व्हेन वी रीड एडजस्टमेंट तभी समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो नेट इफेक्ट इज 0, भूल जाओ। सो टू इफेक्ट्स हमने क्या किया स्टूडेंट्स? देखो यहां मैं लिख देता हूं, एडजस्टमेंट नंबर क्या है वो G। ओके, वन इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखा, प्रोविजन फॉर टैक्स। सेकेंड हमने लिखा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ठीक है। दीज आर द टू इफेक्ट्स फॉर एडजस्टमेंट नंबर G। H हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, डेटर्स इंक्लूड ड्यू फॉर मोर देन।
नेक्स्ट नंबर आई, इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 5-6 वाज कंप्लीटेड। तो हम लोग ये इक्वेशन बनाते हैं, ग्रॉस डिमांड लेस एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स ऑफ विच ईयर, पास्ट ईयर, मतलब 2005-6, एक ये इक्वेशन। दूसरा क्या होता है, ग्रॉस डिमांड माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स, ये थर्ड या फोर्थ टाइम मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, सेम एडजस्टमेंट, ये भी 5-6 का। तो अभी ट्रायल बैलेंस, अच्छा ग्रॉस डिमांड कितना, इनकम टैक्स असेसमेंट कंप्लीटेड रिजल्टिंग इनटू ग्रॉस डिमांड ऑफ 78,000, 78,000। गो टू ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट देखो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ 7-8 आइटम है फ्रॉम द टॉप। प्रोविजन फॉर टैक्स पास्ट ईयर का 70,000, सो दिस इज गिवन टू अस 70,000, ठीक है। सेम वे ट्रायल बैलेंस में देखो एडवांस टैक्स फॉर द ईयर 2005-6 भी हमको दिया था, सेकेंड लास्ट आइटम था स्टूडेंट, सेकेंड लास्ट आइटम, यू कैन नोटिस सेकेंड लास्ट आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस, वो था 80,000। एंड नाउ वेट स्टूडेंट्स, आपको याद है एक टीडीएस था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मैंने अदर इनकम में उसको ऐड किया था। व्हाट आई सेड कि इंटरेस्ट हमको नेट दिया है बट इनकम हमेशा ग्रॉस होना चाहिए, सो आई एडेड बैक टैक्स 500, और मैंने उसका उस टाइम सेकेंड इफेक्ट नहीं दिया था। आई सेड के वेट में बताऊंगा क्या करना है। सेकेंड इफेक्ट टीडीएस का यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, माइनस, तो ये मैंने जहां एडवांस टैक्स लिखा ना वहीं पे माइनस टीडीएस भी। इससे पहले कभी क्वेश्चन में टीडीएस नहीं आया था, इसके लिए मैंने टीडीएस माइनस नहीं किया था। फर्स्ट टाइम इन सब्ट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स वो एडवांस टैक्स नहीं है बट एक तरह से ये आपका पहले से कैसा होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको टैक्स का थोड़ा आइडिया हो, इफ यू हैव लर्न टैक्स, एडवांस टैक्स तो ये मेरी खुद की जिम्मेदारी होती है। अगर मेरा टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा आने वाला है साल का तो आई हैव टू पे एडवांस टैक्स, दैट इज समथिंग एल्स। टीडीएस क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मेरे नाम से किसी ने टैक्स डिडक्ट करके ऑलरेडी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया ऑन माय बिहाफ, ओके, दैट इज द मीनिंग टीडीएस। सो एडवांस टैक्स मैं खुद एडवांस पे कर रहा हूँ, टीडीएस मींस मेरे नाम से ऑन माय बिहाफ समवन हैज पेड दैट टैक्स। वो क्यों ऑन माय बिहाफ, को वो चैरिटी नहीं कर रहा है, देयर आर रीजंस फॉर दैट, वो हम रीजंस में नहीं जा रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अकाउंटिंग पार्ट। तो वो भी एक तरह से एडवांस में मेरे नाम से गवर्नमेंट के पास चला गया, तो इसके लिए उसको भी माइनस करना है। So these were the two effects for that TDS students. एक हमने इंटरेस्ट में ऐड किया, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। तो अब ये नेट इफेक्ट इक्वेशन का फाइंड करेंगे, 78,000 ग्रॉस डिमांड माइनस 80 एडवांस माइनस 500, सो व्हाट डज दैट मीन्स, 2,500 नेगेटिव आ रहा है। ग्रॉस डिमांड 78,000, एडवांस टैक्स आपने ज्यादा पे किया है, मतलब आपको ये रिफंड आएगा स्टूडेंट्स, पैसा वापस मिलेगा। तो वापस मिलेगा मींस अदर करंट एसेट में। आपने कम पे किया है तो इट विल गो टू अदर करंट लाइबिलिटी, आपने एक्सेस पे किया है 80,500 और गवर्नमेंट कितना मांग रही है, टैक्स ऑफिसर 78,000 स्टूडेंट्स, तो आपने ज्यादा पे किया, दिस विल गो टू अदर करंट एसेट। प्रोविजन फॉर टैक्स ये हमेशा पीएनएल स्टेटमेंट में जाता है। Effect for the first equation goes to balance sheet. Effect for the second equation always goes to P&L. तो 78,000 minus 70,000, पहले तो 8,000, यहाँ हमेशा मैं मिस्टेक कर जाता हूँ। Now this is excess के short students. This is the amount which they are asking, है ना, tax officials. ये इतना हमने प्रोवाइड करके रखा है। तो देखो हमने प्रोवाइड कम किया था ना प्रोवाइड, सो दिस इज नोन एज शॉर्ट प्रोविजन, इसको कहते हैं शॉर्ट प्रोविजन। ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, हमेशा P&L में। तो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन गोज टू बैलेंस शीट, इफेक्ट फॉर द सेकेंड इक्वेशन गोज टू पीएनएल। तो अब उसको पीएनएल वाला पहले लिख लेते हैं, चलो कोई सा भी पहले लिख सकते हैं। ये शॉर्ट प्रोविजन देखो यहाँ पे शॉर्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, एक मिनट सुनिए, शॉर्ट प्रोविजन इज हाउ मच, 8,000 वी गॉट 8,000। शॉर्ट प्रोविजन का मतलब माइनस करने का, एक्सेस आएगा तो ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड ये वाला मैंने क्या किया, अदर करंट एसेट। तो स्टूडेंट देखो अदर करंट एसेट नाम का हमने कोई शेड्यूल नहीं बनाया है, वी हैव नॉट ड्रॉन, कोई बात नहीं, बैलेंस शीट में डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ है ना अदर करंट एसेट, द लास्ट आइटम बैलेंस शीट में कितना है स्टूडेंट्स, 2,500, ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया है अदर करंट एसेट, सो इट गोज टू अदर करंट एसेट। ये गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सॉरी शॉर्ट प्रोविजन इन पीएनएल, वो पीएनएल में लिखा। सो ये दो इक्वेशन, ये टीडीएस इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स। तो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर जी, और टीडीएस कहाँ दिया था हमको, एडजस्टमेंट नंबर जी नहीं था स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर आई था, जी तो दूसरा था, एडजस्टमेंट नंबर आई। और टीडीएस कौन सा एडजस्टमेंट था स्टूडेंट्स, आई थिंक जे था ना, एडजस्टमेंट नंबर जे, हाँ इंटरेस्ट रिसीव। तो उसका दो इफेक्ट क्या किया था हमने, ऐड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, एक इफेक्ट ये दिया था, और सेकेंड इफेक्ट हमने क्या किया, रिकॉर्डेड इन अबाव इक्वेशन,
अबाउ इक्वेशन 1 है ना, फर्स्ट इक्वेशन में खाली उसको रिकॉर्ड किया. सो दीज वर द टू इफेक्ट्स फॉर टीडीएस स्टूडेंट्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का. लास्ट नंबर के उसमें तो कुछ नहीं, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर्स एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स. सो ऑल पोस्टिंग्स, ऑल एडजस्टमेंट्स डन. अगेन स्टूडेंट्स डिफिकल्ट नहीं होता है, बट डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग और प्रेजेंटेशन इसका अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट्स. तो बहुत आइटम जैसे मैंने यहाँ किया स्टूडेंट्स, एक लाइन का गैप हो तो ना प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, नहीं तो सब मिक्स हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता स्टूडेंट्स. ओके, सो वी मस्ट बी केयरफुल, ये कितनी लाइंस लगेंगी वही हिसाब से वी मस्ट ड्रॉ दैट शेड्यूल्स. ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं क्लोज करना. पहले हमेशा क्लोज क्या करते हैं, शेड्यूल्स विच आर रिलेटेड टू इनकम स्टेटमेंट. तो ये पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ 8 लाख ही रहेगा और कोई अमाउंट तो है नहीं. अदर इनकम, अच्छा कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट तो नहीं स्टूडेंट्स, लेट पे. हाँ, कुछ में हिडन एडजस्टमेंट, वो 5% स्टूडेंट्स. इन्वेस्टमेंट देखो 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अमाउंट वॉज 2,10,000 ना, इसका 5% फाइन करेंगे तो 10,500, और हमको उन्होंने कितना दिया था, 9,500 दिया था इंटरेस्ट नेट ऑफ टीडीएस. ये थोड़ा सा डाउट है, तो मतलब आउटस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स, 500 का आउटस्टैंडिंग है डेफिनेटली. सो आउटस्टैंडिंग का टू इफेक्ट, एक इफेक्ट यहाँ आएगा एंड अदर करंट एसेट, क्योंकि दे हैव गिवन इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2,10,000. तो स्टूडेंट्स मैं लिख लेता हूँ, बेटर इफेक्ट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा. इफ यू इग्नोर बैलेंस शीट टाली हो जाएगी, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसका मतलब ही ये होता है 2,10,000 एंड 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वही हिसाब से इंटरेस्ट आना चाहिए 10,500, बट हमको इंटरेस्ट आया स्टूडेंट्स खाली 10,000, तो मतलब 500 आउटस्टैंडिंग है. सो उसका दो इफेक्ट स्टूडेंट्स एक्चुअली इसमें ऐड करना चाहिए. सो बिलो अभी तो मैं नीचे लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल, ये आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए रिसीवेबल है. हाउ मच स्टूडेंट्स, 500. मैंने रीजन आपको बताया, देखो क्या रीजन है. 2,10,000 इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स 10,500. हमको अभी तक कितना मिला है, 10,000. सो डेफिनेटली 500 इज आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल. और रिसीवेबल सेकेंड इफेक्ट अदर करंट एसेट. स्टूडेंट्स ये अदर करंट एसेट है ना, तो इसको अभी मैं कितना कर दूंगा, 2,500 प्लस 500 करेंगे तो ये 3,000 हो जाएगा. आपके रेफरेंस के लिए ये 2,500 कहाँ से आया था, दिस वॉज इक्वेशन नंबर 1 की वजह से 2,500. एंड 500 क्यों आया, बिकॉज ऑफ दैट हिडन एडजस्टमेंट. ये 500 जो आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है. 2,500 अदर करंट एसेट बिकॉज ऑफ इक्वेशन रिफंड, आपको रिफंड मिलने वाला है टैक्स का वो. एंड 500 बिकॉज ऑफ हिडन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सो 2,500 प्लस 500 3,000. नाउ वी कैन क्लोज द शेड्यूल. अगर ये 500 नहीं भी लिखते स्टूडेंट, बैलेंस शीट टाली हो जाती, बट टेक्निकली हम लोग रॉन्ग हो जाते हैं ना. जो चीज है, जितना हमको पता है बेस्ड ऑन द डेटा, द आंसर्स विच वी कैन कैलकुलेट, वो करना चाहिए स्टूडेंट्स. वी कैन अवॉइड दैट. 8,700 प्लस 10 प्लस 500, 19,200. सो दिस इज 19,200. और क्या है यहाँ पे, ये है 1,03,000 प्लस 7, 110. यहाँ पे एक ही है 49,000. फाइनली ये है 1,30,000, 65, 36,200 एंड 16, 2,47,200. अभी ये सब टोटल इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं. स्टार्ट वापस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8 लाख यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट इज 19,200. सो 8 लाख प्लस 19,200 विल बी 8,19,200 टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू. ओके, फिर एम्प्लॉइज बेनिफिट कितना है, 110, 49 एंड चलो पहले एक एक करके. 1,10,000 इज नोट नंबर 10, सॉरी नोट नंबर 14. 15 is 49,000. नोट नंबर 15 is 49,000. डेप्रिसिएशन कहाँ से आया था स्टूडेंट्स, ये टोटल लिखा था, है ना. नेक्स्ट नंबर 16 फाइनली 2,47,200, 247,200. तो हमें टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 1,10,000, 49, 150 एंड 247,200, 5,56,200. 8,19,200 minus 5,56,200. It comes to 2,63,000. Profit before tax. Okay? माइनस, ये माइनस करेंगे दोनों,
provision for tax 1 lakh, short provision is 8,000. So final answer is 1,55,000. This will go to reserves and surplus. 155,000 final answer. Profit and loss for the period. This will go to reserves and surplus. Reserves and surplus मतलब students यहाँ पे okay will write plus net profit for the year 155,000. फिर इसका टोटल करेंगे प्लस 20 minus 80. interim dividend minus होता है, so this is 95 outer column. Now start closing schedules which are related to balance sheet. पहला ये है, सेम रहेगा 16 लाख. सेकेंड 15 plus 45 plus 5 plus 95 1,60,000. The next creditors MD's remuneration 25,800 plus 10,000 करेंगे तो 35,800. This is other, so this is current liability, sorry trade payable का total है. Current liability starts from here 16,000. Other current liability 8, 10 and 7 41,000. ये तो नील था स्टूडेंट्स, तो जाने दो उसको. नेक्स्ट पेज, यहाँ पे एक ही आइटम है 2,10,000 इन्वेस्टमेंट. दिस इज ऑल्सो जस्ट अ सिंगल आइटम 7,800. ये तीनों का टोटल 125 175 3 लाख प्लस, सो 450 हो जाएगा. ट्रेड रिसीवेबल 90. Cash at bank, cash in hand 2,08,000. So these are the notes which are related to balance sheet. तो अब ये सबको हम लोग बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे. शेयर कैपिटल 16 लाख 16. रिजर्व्स कितना आया था 1,60,000 160. सो टोटल 16 लाख प्लस 1,60,000 करेंगे तो 17,60,000 आउटर कॉलम. ठीक है. There was no long term borrowings, no long term provision. Short term borrowings भी नहीं. ट्रेड पेबल था स्टूडेंट्स 35,800. ट्रेड पेबल इज 35,800. करंट लाइबिलिटी भी था स्टूडेंट्स 41,000. शॉर्ट टर्म प्रोविजन था स्टूडेंट्स, बट उसका आंसर नील आया. ठीक है. नंबर 5 हमने बनाया था बट आंसर वाज नील. 6 फिक्स्ड एसेट. अच्छा, फिक्स्ड एसेट भी क्लोज करना है ना, क्लास में करता हूँ स्टूडेंट्स. ओके, जो अभी सिंपल है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 2,10,210. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 7,800. ये कुछ भी नहीं था. देन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज 4,50,450. नंबर 10 was 90 trade receivables. 11 is 2,08,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. शॉर्ट टर्म एडवांसेस नहीं था, ये था अदर करंट एसेट. ओके, अभी फिक्स एसेट स्टूडेंट्स रह गया. क्विकली ये देखो, ये सब नहीं दिया है तो डैश, जो नहीं दिया है डैश. We can't make any assumption. So 1,55,000 plus 0 minus 0, 155 ही रहेगा. I'm writing with pencil, आप पेंसिल लिख लेना. 4 लाख plus 0 minus 0, 4 लाख ही रहेगा. 5 लाख plus 0 minus 0, 5 लाख ही रहेगा. 2 लाख plus 0 minus 0, 2 लाख रहेगा. 3 लाख plus 0 minus 0 will remain same 3 लाख. Students look here. क्या हम ओपनिंग डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं? अभी इसको डैश मत डाल, ये तो डैश लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है तो उसको जाने दो, बट ये हम फाइंड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स कैसा? देखो मैंने नोट्स में लिखा है था, सी ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओपनिंग नेट ब्लॉक. ऐसा हमने लिखा था. ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओपनिंग नेट ब्लॉक. ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओपनिंग WDV. ठीक है. अब रिवर्स जाएंगे या बैलेंसिंग फिगर ऐसे कर सकते हो. ये 4 लाख है और ये 3 लाख है, सो डेफिनेटली दिस शुड बी 1 लाख स्टूडेंट्स. अरे यस और नो? बैलेंसिंग फिगर. ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन इज ओपनिंग नेट ब्लॉक. तो ये 4 है, ये 3 है, तो मतलब ये बैलेंसिंग फिगर 1 लाख. 5 लाख और ये 2,50,000 है, सो दिस शुड बी 2,50,000 बैलेंसिंग फिगर. दिस इज 2 लाख, दिस इज 1 लाख, सो बैलेंसिंग फिगर इज 1 लाख. 3 लाख एंड 1,50,000, so balancing figure is 1,50,000. So as far as possible, जहां जहां पॉसिबल है आपको अमाउंट्स लिखना चाहिए. ये अजम्पशन नहीं कर सकते, ये भी अजम्पशन, कोई एसेट आपने खरीदा नहीं, बेचा नहीं, बट ओपनिंग फाइंड कर सकते हैं. यस, ओपनिंग कॉलम को कंपेयर कर लो, बैलेंसिंग फिगर यू विल गेट. डिडक्शन मतलब डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड नॉट गिवन, कोई एसेट बेचा ही नहीं था तो नहीं कर सकते. अब ये ओपनिंग प्लस एडिशन, दिस इज 1 लाख, दिस इज 10,000, so closing will be 1,10,000.
250 plus 50 will be 3 lakh. 1 lakh plus 30 है ना, so 1,30,000. डिडक्शन तो है ही नहीं. 150 plus 60, so 2,10,000. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ क्लोजिंग नेट ब्लॉक. क्लोजिंग कॉस्ट minus closing depreciation. Closing cost, closing depreciation. Closing gross block, closing depreciation. So 155 minus 0 will be 155. 4 lakh minus 110, 290. 5 lakh minus 3 lakh, 2 lakh. 2 lakh minus 130, 70. 3 lakh minus 210, 90. एंड ये लास्ट कॉलम का हम लोग टोटल कहां पे लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं स्टूडेंट्स. सो 1,55,000 प्लस 290 प्लस 2 लाख प्लस 70 प्लस 90, इट कम्स टू 805,000. सो फिक्स्ड एसेट 8,05,000. अब बैलेंस शीट का टोटल. $18,36,800. Fixed asset 8,05,000 plus 2,10,000 plus 7,800. 10,22,800. 450, 90, 208. Sorry, 208,000 and 3,000. 751,000 plus 10,22,800. यहाँ पे एक टोटलिंग एरर हो गया है. ये 1,03,000 प्लस 70 है. मैंने क्या किया? 1,03,000 प्लस 7,000 कर दिया और नीचे 110 लिखा. सो टोटलिंग एरर है. एडजस्टमेंट्स में कोई मिस्टेक नहीं. बार बार मैं टोटल में एरर कर जाता हूँ. 1,03,000 प्लस 70 इट स्टूडेंट्स, प्लस 70,000. आप लोग शायद जब टोटल करते टाइम ही आपको क्लिक हो जाता होगा कि सर दिस इज डन रॉन्ग. 1,03,000 प्लस 70 इज 173. मैंने उसको 1,03,000 प्लस 7,000 कर दिया था. तो स्टूडेंट्स ये एक्सपेंस चेंज हुआ तो प्रॉफिट भी चेंज होगा ऑब्वियसली. ये छोटी, इसके लिए मैं पेंसिल से लिखता हूँ. एक छोटा मिस्टेक हुआ तो मैनी चेंजेस करने. 173 ना, वेयर इट वाज, विच वाज एम्प्लॉइज बेनिफिट ना. एम्प्लॉय बेनिफिट इज दिस, और उतनी एम्प्लॉय बेनिफिट विल बी 1,73,000 स्टूडेंट्स. ये मैंने टोटलिंग एरर किया था. सो ये चेंज हो जाएगा अभी. 173 प्लस 49 प्लस 150 plus 247,200. So total is 6,19,200. 619,200. This is the total. Minus 819,200. So exact 2 लाख आया ये अभी. 2 लाख में से ये 1,08,000 माइनस करेंगे. So this becomes 92,000. ओके. सो फाइनल आंसर प्रॉफिट चेंज हो गया बिकॉज एक्सपेंस चेंज हुआ. मैंने एक्सपेंस ना 110 लिखा था, इट वाज 173. ओके, ये वाला एक्सपेंस दिस एम्प्लॉय बेनिफिट. आई डिड 13 प्लस 7,000. एक्चुअली वो 70,000. मैं एक जीरो मिस कर गया. यहाँ लिखा बराबर था बट टोटल मैंने गड़बड़ किया था. सो फाइनल आंसर पीएनएल का कितना आया स्टूडेंट्स हमको? 92,000. ओके, दिस विल गो टू रिजर्व्स. रिजर्व्स में चेंज हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा. 92,092. तो डेफिनेटली ये भी चेंज करना पड़ेगा. 92 प्लस 20 माइनस 80, 32,000. So 15 plus 45 plus 5 plus 32, 97,000. 97,000. ओके, तो बैलेंस शीट में यहाँ चेंज करना पड़ेगा. एक छोटा सा टोटल एरर हुआ तो सी हाउ मेनी चेंजेस यू हैव टू मेक. फाइनल अकाउंट्स में यही डर रहता है स्टूडेंट्स. 97,000 ईयर विल रिकॉर्ड 97. सो 16 लाख प्लस 97 करेंगे तो 1697,000. 1697,000 प्लस 76,800. सो टोटल इज 17 लाख
73,800. एसेट का टोटल देख लेते हैं. 10,22,800 प्लस 751,000. इट इज सेम 17,73,800. जो टैली होती है बैलेंस शीट. दिस इज द बैलेंस शीट. रिजर्व्स मैंने चेंज किया. हाँ 97 किया अभी उसको. दिस इज द बैलेंस शीट. P&L एक्सपेंस मैंने चेंज किया था तो इसके लिए टोटल चेंज हुआ और ये आंसर चेंज हुआ. यहाँ मैंने मिस्टेक किया था. 1,03,000 प्लस 70 करना था, मैंने 7,000 किया. सो दीज आर द फाइनल आंसर. और ये मैंने इफेक्ट्स लिखा है स्टूडेंट्स. जो सिंपल एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट्स नहीं लिखा, बाकी सबका मैंने लिख दिया. ठीक है. We are solving April 2011 students. April 2011 कर रहे हैं. Following the trial balance of Mona Limited as on 31st March 2010. Land at cost, fixed asset. Plant machinery at cost, fixed asset. Debtors, trade receivable. Investments, non-current investment. Bank, cash and cash equivalent. Gross profit, revenue from operation. Sundry expense, other expense. Administration expense, other expense. Selling expense, other expense. Debenture interest, finance cost. Printing stationery, other expense. Preliminary expenses, it is other non-current asset. Other non-current asset. Advance income tax for year ending 31st March 10. 31st March 10 मतलब current year, because above ना students trial balance का date भी देखो, it is 31st March 2010. Advance tax for year ending 31st March 2009 मतलब past year का है. Okay? इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर्स ऑफ 100 each. अच्छा एडवांस टैक्स स्टूडेंट्स, इसका एक मिनट. इनकम टैक्स असेसमेंट एडजस्टमेंट दिया है. यस, इनकम टैक्स असेसमेंट एडजस्टमेंट इज गिवन. तो जो पास्ट ईयर का है वी वोंट रिकॉर्ड इन नोट्स. इंस्टेड ऑफ दैट विल ड्रॉ टू इक्वेशंस. करंट ईयर का एडवांस टैक्स विल रिकॉर्ड इन नोट्स. वो प्रोविजन फॉर टैक्स के सामने एडजस्ट करेंगे. ओके. इक्विटी शेयर कैपिटल 10% डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व इन सरप्लस, security premium reserves in surplus, creditors trade payable, provision for depreciation ये fixed asset schedule में जाएगा. Suspense account है तो definitely उसका adjustment होगा. We'll see that later on. Provision for tax for year ending 31st March 2009 past year का students. So they have given us income tax assessment adjustment. On 31st March 2010 company issued bonus shares. So students shares से related है. So go to share capital, equity share capital, put a mark over there. On 31st March 2010, company issued bonus shares in the ratio of 1 bonus for every 3 shares held. No entry has been passed for the same. अभी तक entry record नहीं किया है, मतलब effects नहीं दिया है. So we have to give the effects. Authorized capital is 25,000 shares of 100 each. Suspense account of 20,000 represent cash received for sale of some part of machinery. Suspense account है ना, second last item, उस पे मार्क कर दो. Suspense account of 20,000 represent cash received for sale of some part of machinery on 1st April 2009. Cost of machinery was 50,000 and accumulated depreciation being 40,000. Twice or thrice before I have done this type of adjustment students. पहले भी किया है मैंने. Depreciation to be provided on plant machinery at 20% per annum on reducing balance method. It is the policy of the company to write off 1/5 of preliminary expenses every year. 1/5 का मतलब 20%. हर साल 20% राइट ऑफ करने का कंपनी का पॉलिसी है. ओके. 1/5 of preliminary expenses every year up till 31st March 2009. 4/5 of total expenses were written off. स्टूडेंट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना ट्रायल बैलेंस पे, उस पे एक मार्क कर दो. ये पुट अ मार्क में डॉट करके, तो उससे रिलेटेड है ये एडजस्टमेंट. उसका इफेक्ट्स क्या है विल सी दैट लेटर ऑन, डिस्कस करेंगे बाद में. डेटर्स इंक्लूड्स 80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 months, डन मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स. प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी मेड, मतलब ये करंट ईयर की बात कर रहा है. करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स इज 1,20,000. Income tax assessment for accounting year 8/9 मतलब past year is completed on 27th March 2010, resulting with a gross demand of 3,30,000, but no effect has been given so far. अभी तक effect नहीं दिया है तो अभी effect देना पड़ेगा. So again they are asking draw profit and loss statement and balance sheet. ठीक है, start करते हैं students. पहले हम decide करते हैं which statements we have to draw, which notes we have to draw. Sorry, share capital है, yes.
रिजर्व्स है, यस. एनी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था ना, डिबेंचर दिया था स्टूडेंट्स हमको. देयर वाज डिबेंचर गिवन 10% डिबेंचर. देयर इज नो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स. ट्रेड पेबल था, क्रेडिटर्स वगैरह कुछ क्रेडिटर्स था स्टूडेंट्स, सो दैट बिकम्स नंबर 4 ट्रेड पेबल. अदर करंट लाइबिलिटी था स्टूडेंट्स, आई थिंक इसमें तो नहीं था सो फार एज ट्रायल बैलेंस इज कंसर्न. एडजस्टमेंट में पहला तो बोनस, सेकंड ऑथराइज, थर्ड सस्पेंस, फोर्थ डेप्रिसिएशन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन. आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट. हाँ वो आ सकता है. एक मिनट. ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स. ग्रॉस डिमांड कितना है? 3,30,000 एंड हाउ मच इज द एडवांस टैक्स फॉर द पास्ट ईयर? एडवांस टैक्स फॉर द पास्ट ईयर इज 3,50,000. So other current liability तो नहीं, other current asset आएगा. So there is no other current liability. Any short term provision? Yes students, एक provision for tax current year का है 1,20,000 and advance tax for the current year is नहीं. So there is no short term provision also. नहीं, there is no short term provision. Okay, next क्या है फिर students? Fixed asset है, yes number 5. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट था ना, एक इन्वेस्टमेंट था, प्लांट इन्वेस्टमेंट, यस नंबर 6. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं. अदर नॉन करंट एसेट है नंबर 7. इन्वेंट्रीज था कुछ, स्टॉक, बॉन्ड, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेलिंग डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इक्विटी शेयर. नो, देयर वाज नो इन्वेंट्री स्टूडेंट्स. ट्रेड रिसीवेबल था, डेटर्स, उसमें एक एडजस्टमेंट है ड्यू फॉर मोर देन 6 months. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस दिया था ना नंबर 9. Any short term loans and advances? I don't think so. Other current asset है students, adjustment में है वो number 10. So in all 10 notes are required for balance sheet. Okay? P&L में 11 से start करेंगे. revenue from operation. कोई other income था? I don't think so students. कोई other income मुझे तो ध्यान नहीं है. नहीं है students. Cost of materials भी नहीं है. Purchase of stock in trade. Changes in inventories भी नहीं है. उसके लिए भी require opening and closing stock. Employees benefit था, कुछ salaries वगैरह. डिबेंचर, इंटरेस्ट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस नहीं स्टूडेंट्स, नहीं था. फाइनेंस कॉस्ट था, यस स्टूडेंट्स, एक डिबेंचर इंटरेस्ट दिया, दैट इज 12. डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नहीं. नंबर ये दिस कम्स फ्रॉम फिक्स एसेट. डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट नोट का यहाँ पे आता है. अदर एक्सपेंस 13. सो इन ऑल 13 नोट्स वी रिक्वायर 10 बैलेंस शीट के लिए एंड लास्ट 3 फॉर P&L. ओके, बनाते हैं. First always share capital और ऑथराइज भी दिया था ना स्टूडेंट्स. एडजस्टमेंट नंबर बी वाज गिवन ऑथराइज्ड. नेक्स्ट इज इश्यूड. इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप. एक ही था, इक्विटी शेयर एंड सम बोनस वगैरह, बट बोनस यहाँ ऐड तो नहीं करते. नंबर 2 इज, सॉरी स्टूडेंट्स एक लाइन छोड़ना चाहिए. नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस. कितने रिजर्व दिए थे? CRR था, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कैपिटल एम्शन रिजर्व, P&L, सिक्योरिटी प्रीमियम. 3 तो रिजर्व दिया है एंड देन एडजस्टमेंट भी है. 1 2 3 4 5 6 7. नंबर 3 वो डिसाइडेड वाज, नंबर 3 था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. एक डिबेंचर्स दिया था हमको. Number 4 is trade payables. Number 5 fixed asset मैंने ऑलरेडी यहाँ बना लिया है स्टूडेंट्स. 5 is fixed asset. Gross block means cost, opening, addition, deduction, closing. Next is depreciation. Again under that opening, addition, deduction, closing.
Next is net block, written down value, opening, closing. Okay, next fifth हो गया. Now number 6 I am writing. Number 6 क्या था? Sorry, non-current investment. Number 7 here I am recording on the next page. Other non-current asset. Other non-current asset. 8 is trade receivable. सिर्फ डेटर्स दिया था. 9 is cash and cash equivalent. Only bank balance I think it was given. कोई cash balance तो नहीं था, तो लाइन में हो जाएगा. Number 10, other current asset. Eleven was revenue from operations. एक ही आइटम था उसमें. नंबर 12 was finance cost. Last finally 13 is other expenses. So in all 13 notes we require. Fixed asset next page पे है already. So now we start with posting students. Okay, land at cost 9 lakh. क्लियरली वहाँ पे टर्म यूज किया है कॉस्ट स्टूडेंट्स उन्होंने, तो वी कैन रिकॉर्ड इन ग्रॉस ब्लॉक कॉलम. लैंड अमाउंट गिवन इज 9 लाख, सो ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक 9 लाख. नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट. स्टूडेंट्स क्लियरली अगेन दे हैव यूज्ड द टर्म एट कॉस्ट. हाउ मच इज द अमाउंट गिवन? 38,50,000. 3850. ठीक है. Debtors, trade receivable. There was an adjustment number F. Debtors include 80,000 due for more than 6 months. तो वो अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं वो एडजस्टमेंट. ऐसे एडजस्टमेंट शुरू में ही रिकॉर्ड कर लेने का स्टूडेंट, बिकॉज इट जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ना. डेटर्स ड्यू फॉर मोर देन 6 months. 80,000 they have said as per adjustment number F. And total debtors trial balance में कितना है? 430. So others. So if this is 430 और ये 80 है, so this should be 3,50,000. Okay? Simple एकदम. Investments 4,80,000. So non-current investment, non-current number 6 में students investment. $4,80,480. This is 4,80,000. Next then, bank cash and cash equivalent number 9. 1 lakh. Gross profit, revenue from operations number 11. How much gross profit they have said? 19 lakh. Sundry expenses, other expense. Sorry, यहीं पे I'm sorry student. Number 13, sundry expense, other expenses. No adjustment, so we can record it to the outer column. Sundry expenses 1 lakh. Administration expense, again other expense. 3,50,000. 350. Again no adjustments, so outer column. Selling expense, other expense. Selling expenses 150.
1,50,000. फिर भी स्केल रख के देख लो स्टूडेंट्स, मिस्टेक नहीं हो जाए. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिबेंचर इंटरेस्ट है. डिबेंचर इंटरेस्ट इज हाउ मच? 1 लाख. डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्या है? प्रिंटिंग स्टेशनरी 1,20,000 अदर एक्सपेंस. प्रिंटिंग स्टेशनरी अदर एक्सपेंस 120. Primary expenses. अच्छा स्टूडेंट्स, when we read the trial balance, I said कि other non-current asset. मैंने ऐसे ही कहा था. It was not wrong, correct था स्टूडेंट्स वो, ठीक है. But because of adjustment, देखो स्टूडेंट्स adjustment में क्या लिखा था? It is the policy of the company to write off 1/5 primary expenses. हर साल 1/5, हर साल 20% write off करते हैं. And up till 31st March 4/5 मतलब 80%. 4/5 मतलब 80%. 80% अब तक राइट ऑफ हो चुका है. कंपनी का पॉलिसी क्या है कि हर साल एवरी ईयर यू मस्ट राइट ऑफ 20%. और अब तक कितना राइट ऑफ हो चुका है? अप टिल 31st March 2009 तक. हाँ, ट्रायल बैलेंस इज 31st March 2010 स्टूडेंट्स. सो 31st March 2009 तक दे हैव रिटन ऑफ ऑलरेडी 80%. तो अभी बैलेंस 20% बचा है. कंपनी का पॉलिसी क्या है? हर साल 20% राइट ऑफ करो. सो राइट ऑफ करना पड़ेगा ना 2010 में स्टूडेंट. बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम रिकॉर्डिंग इट अंडर स्टूडेंट्स. किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे? ये व्हाट वी कॉल इट. चलो यहाँ लिख लेते हैं. प्राइमरी एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस में स्टूडेंट्स. डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में भी लिख सकते हैं ना. अमोर्टाइजेशन मीन्स राइट ऑफ. कितना स्टूडेंट्स प्राइमरी एक्सपेंसेस हमको दिया था? इट वाज हाउ मच स्टूडेंट्स? 20,000 ना. हाँ, तो 20,000 पूरा मैंने यहाँ लिखा. While reading trial balance, I said it should be recorded under other non-current asset. Now I am changing my answer because of adjustment students. Adjustment क्या कहता है? It is the policy of the company कि every year you must write 20%. हर साल 20% write off करो. एंड 31st March 2009 तक मतलब लास्ट ईयर तक कंपनी 80% राइट ऑफ कर चुकी है. तो बचा कितना है? 20%. तो बाकी जो 20% बचा है उसको भी राइट ऑफ कर दो 2010 में, बिकॉज इट इज अ कंपनीज पॉलिसी. सो आई हैव रिकॉर्डेड हियर. अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता ये राइट ऑफ करने वाला, देन वी मस्ट रिकॉर्ड अंडर अदर नॉन करंट एसेट. नंबर 7 में लिखना था, ठीक है. बट दिस एडजस्टमेंट इज गिवन, सो आई रिकॉर्डेड हियर. एंड नो सेकेंड इफेक्ट. एडवांस इनकम टैक्स 31st March 2010 का कितना है? 2 लाख. एंड करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है स्टूडेंट्स? 1,20,000. हाउ आई नो? वो एडजस्टमेंट में दिया. चलो बाद में लिखेंगे. एडवांस टैक्स फॉर द पास्ट ईयर वी हैव टू ड्रॉ दैट टू इक्वेशन. इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच 15 लाख. स्टूडेंट्स यहाँ देखो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ. आई एम ड्रॉइंग अ वर्किंग नोट बिकॉज बोनस का कुछ कैलकुलेशन उन्होंने पूछा है. सो दिस इज अ वर्किंग नोट स्टूडेंट्स. ये वर्किंग नोट है. वर्किंग नोट. Equity share capital they have given us 15 lakh. Okay, so I have recorded here. मैंने अभी उसको नोट्स में नहीं लिखा वहां पे नंबर 1 में. बाद में लिखेंगे उसको, no need to worry. Next is 10% debenture long term borrowings. 10% debentures long term borrowings. Amount given is 10 lakh. 10 lakh students, ठीक है. Next, capital redemption reserve is a non-divisible profit. सो यहाँ पे आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. इनर कॉलम स्टूडेंट्स देयर इज एन एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है हमको 6,70,000. चलो ये भी हो गया. डोंट रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम में स्टूडेंट्स क्या होता है? नॉन डिविजिबल प्रॉफिट. सो बेटर एक लाइन पहले छोड़ते हैं बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट फॉर CRR. फिर लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम. इट्स अ नॉन डिविजिबल प्रॉफिट ना, इसके लिए. सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिया स्टूडेंट्स? 2 लाख. आउटर कॉलम देयर इज नो एडजस्टमेंट फॉर दैट. नाउ आई कैन राइट P&L. जो हमको P&L दिया है ना, ओपनिंग. व्हाई ओपनिंग? बिकॉज करंट ईयर प्रॉफिट तो अभी हम फाइंड करेंगे ना जब P&L क्लोज करेंगे. सो दिस इज 3,60,360 इनर कॉलम. ओके. नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया. क्रेडिटर्स 260 ट्रेड पेएबल. Creditors 2,60,000. Provision for depreciation on plant and machinery. Provision for depreciation मतलब
डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कॉलम प्लांट एंड मशीनरी 8,40,000. सस्पेंस अकाउंट देयर इज एन एडजस्टमेंट. प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर ईयर एंडिंग मार्च 2009 उसका भी एडजस्टमेंट है. तो पोस्टिंग्स हो गया स्टूडेंट्स. अब नाउ वी स्टार्ट विद स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं. 31st March 2010 कंपनी इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड. तो स्टूडेंट देखो ऐसा आपने वर्किंग हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में किया है स्टूडेंट्स. सॉरी, हेल्ड एंड बोनस 1 शेयर फॉर हाउ मेनी शेयर्स हेल्ड? 3 शेयर्स हेल्ड. अभी नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड कितना है? हमको 15 लाख शेयर कैपिटल दिया था. शेयर का फेस वैल्यू 100 है. सो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 15,000. फिर हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी गेट दिस 5,000 आएगा. 15,000 इंटू 1/3. सो दिस इज नंबर ऑफ बोनस शेयर. इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करने का फेस वैल्यू, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ बोनस. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द अमाउंट या वैल्यू फॉर बोनस शेयर. अमाउंट से अच्छा वैल्यू फॉर बोनस शेयर 5 लाख. बोनस इश्यू करने से क्या होता है स्टूडेंट्स? शेयर कैपिटल बढ़ेगा. तो हियर आई विल ऐड प्लस बोनस. सो 5 लाख. सो अभी मेरा शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 20 लाख. ओके, फेस वैल्यू पर शेयर 100 है. सो 20 लाख डिवाइड बाय 100 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 20,000 स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप में हम लोग 15,000 नहीं, आप कितना लिखेंगे? 20,000. ट्रायल बैलेंस में 15,000 शेयर्स का था, बट बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 1 बोनस शेयर्स इश्यू हुआ तो अभी वो 20,000 हो गया. सो 20,000 इंटू 100 विल बी 20 लाख. तो एक इफेक्ट हुआ अभी बोनस का स्टूडेंट्स. बोनस शेयर्स इश्यू करने से शेयर कैपिटल बढ़ता है. सो वी एडेड. सेकेंड इफेक्ट बोनस कहां से देते हैं? हमने बायबैक में भी सीखा था. बोनस इज फर्स्ट इश्यूड आउट ऑफ नॉन डिविजिबल प्रॉफिट. सीआरआर पहले यूज करने का, नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व यूज करने का, नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है, देन एनी फ्री रिजर्व. इफ यू ट्राई टू रिमेंबर या इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी आपने सीखा है और बायबैक में भी सीखा है आपने ये. ठीक है. सो नाउ बोनस कहां से देने का? फर्स्ट सीआरआर. क्या हमारे पास सीआरआर है? देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में. सो हियर विल राइट माइनस यूटिलाइज्ड. हमने यूज किया ना इसको फॉर बोनस. कितना हमने बोनस दिया? 5 लाख. अब मेरे पास यहाँ पे बैलेंस कितना है स्टूडेंट? 6,70,000. तो फुल अमाउंट हम लोग 5 लाख यहीं से ले लेंगे 170. ऐसा सीक्वेंस है. फर्स्ट यूटिलाइज सीआरआर, then utilize capital reserve, then utilize securities premium, finally any reserve can be utilized, any free reserve, है ना. बट जब CRR में आपके पास इनफ बैलेंस है, you have 670, बोनस 5 लाख का दे रहे हैं तो पूरा 5 लाख यहीं एडजस्ट कर लो ना. why to go to capital reserve या security premium? we can adjust 5 लाख again 6,70,000. so दो इफेक्ट क्या था स्टूडेंट्स? पहले हमने कैलकुलेशन किया, added to share capital 20 लाख हो गया. so that's what we recorded here. and second effect capital redemption reserve से ये माइनस किया. समझ में आ गया? ओके. सो हियर आई विल राइट द 2 इफेक्ट स्टूडेंट्स. ये एडजस्टमेंट नंबर क्या था? ए था ना स्टूडेंट. एडजस्टमेंट नंबर ए. व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स? ऐड टू शेयर कैपिटल. एंड सेकेंड इफेक्ट क्या था स्टूडेंट्स? हमने लेस फ्रॉम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. ये 2 इफेक्ट्स मैंने दिए एडजस्टमेंट के. ठीक है, डन. एडजस्टमेंट नंबर बी, ऑथराइज कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स. ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. इसका एक ही इफेक्ट होता है. 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100. सो 25,000 इंटू 100 करेंगे तो 25 लाख. एंड प्लीज डबल अंडरलाइन. अभी सस्पेंस अकाउंट पहले भी ऐसा एडजस्टमेंट हमने किया ट्वाइस थ्राइस बिफोर. एडजस्टमेंट नंबर सी, सस्पेंस अकाउंट ऑफ 20,000 रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ सम पार्ट ऑफ मशीनरी. स्टूडेंट्स हियर आई एम रिकॉर्डिंग. एडजस्टमेंट नंबर सी की बात हो रही है. आपने कोई मशीनरी बेचा है, उसका कॉस्ट देखो कितना का है उन्होंने. कॉस्ट ऑफ मशीनरी वॉज 50,000. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40. एंड कब बेचा था? 1 अप्रैल 2009, साल के शुरू में. तो करंट ईयर में वी वोंट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड. व्हाई? बिकॉज आपने साल के पहले दिन 1 अप्रैल 2009 को बेच दिया.
And how much it was sold for? Suspense account देखो 20,000. Suspense account represent of 20,000 represent cash received. ये WDV था and it is sold for 20,000. So student 10,000 का WDV sold for 20. So there is a gain. इसका इफेक्ट कहाँ जाता है स्टूडेंट्स? ग्रॉस ब्लॉक, शॉर्ट में मैंने जीबी लिखा. कौन से कॉलम में लिखते हैं हम लोग? डिडक्शन कॉलम में. इसका इफेक्ट कहाँ जाता है? डेप्रिसिएशन. विच कॉलम? डिडक्शन. ये इग्नोर करो, मैंने रीजन भी बताया है. बिकॉज सी WDV कॉलम है बट वहां पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग है. एसेट सोल्ड, एसेट परचेज का कॉलम यहाँ पे नहीं है स्टूडेंट्स नेट ब्लॉक में. एंड सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कोई सेलिंग प्राइस का कॉलम नहीं है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये दोनों इग्नोर करते हैं. हाँ गेन आएगा, दिस विल गो टू अदर इनकम. गेन है ना. लॉस होगा तो अदर एक्सपेंस में लिखने का. सो स्टूडेंट्स ग्रॉस ब्लॉक डिडक्शन कॉलम 50,000. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40,000 डिडक्शन कॉलम. 10,000 अदर इनकम. अदर इनकम कहाँ पे हमने लिखा है? अदर इनकम नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं. सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी. एक ही आइटम है, वी कैन रिकॉर्ड इट इन ईयर स्टूडेंट्स. यहाँ लिख लेते हैं. अदर इनकम के सामने लिखेंगे गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आपके रेफरेंस के लिए. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी और गेन कितना आया हमको? 10,000. सो आउटर कॉलम में 10,000. दीज आर द इफेक्ट्स फॉर एडजस्टमेंट नंबर सी. पहले भी हमने किया है ऐसा एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है. सो गेन आई रिकॉर्डेड ईयर एज अदर इनकम. बाकी इफेक्ट्स यहाँ पे 50 ईयर 40 ईयर. सो एडजस्टमेंट सी इज डन. डी डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. एडजस्टमेंट नंबर डी की बात कर रहे हैं, ठीक है. एडजस्टमेंट डी. WDV मेथड कैसा होता है स्टूडेंट्स? देखो 38,50,000 बट जो आपने एसेट बेचा उसको बाहर करना पड़ेगा. पहले भी मैंने किया -50. तो ये आपको जो कॉस्ट मिलेगा 3850 -50 इज 38 लाख. ये 38 लाख किसका कॉस्ट है? जो आपके पास मशीनरी बच गई. एक मशीन बेच दिया ना, तो उस पर डेप्रिसिएशन वी कांट चार्ज. व्हाई? बिकॉज दिस मशीनरी वाज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2009. साल के स्टार्ट में बेच दिया तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते. इसके लिए उसका कॉस्ट हमने बाहर किया. सो दिस इज द कॉस्ट लेफ्ट रिमेनिंग मशीनरी का. और WDV फाइंड करना है तो कॉस्ट माइनस हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन. 8,40,000 ये सारी मशीनरी का डेप्रिसिएशन है. बट वन मशीनरी सोल्ड, तो जो बेच दिया उसको बाहर कर दो. 840 - 40 विल बी 8 लाख. सो 38 लाख माइनस 8 लाख इज 30 लाख. इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. व्हाट इज द परसेंटेज? दे हैव सेड 20%. सो 30 लाख का 20%. सो इट कम्स टू हाउ मच? 30 लाख इंटू 20%, 6 लाख होगा स्टूडेंट्स. सिंपल सा कैलकुलेशन है. 30 लाख इंटू 20%, 6 लाख. So addition column of depreciation done. और स्टूडेंट्स कोई एसेट लैंड पे तो डेप्रिसिएशन होता नहीं है, तो वी मस्ट क्लोज दिस. ये एडिशन कॉलम 6 लाख. और इसको कहाँ लिखना चाहिए हमको? P&L में, है ना. P&L में हम लोग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अगेंस्ट दैट ये टोटल लिखा मैंने 6 लाख. एक ही एसेट है, दूसरा लैंड है, लैंड पे डेप्रिसिएशन होता नहीं है. तो वाई टू वेट फॉर टेकिंग टोटल्स. अभी टोटल कर लो एंड यहाँ पे लिख लो, ठीक है. ये मैंने वर्किंग कर दिया एडजस्टमेंट डी का. फर्स्ट इफेक्ट ईयर, सेकेंड इफेक्ट ईयर. पहला इफेक्ट कहाँ गया? डेप्रिसिएशन डिडक्शन कॉलम स्लैश. दूसरा इफेक्ट कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. दीज आर टू इफेक्ट्स फॉर एडजस्टमेंट नंबर डी. एडजस्टमेंट ई वी हैव ऑलरेडी डन, वो प्राइमरी एक्सपेंसेस का हमने कर लिया. एडजस्टमेंट एफ भी हो गया स्टूडेंट, डेटर्स इंक्लूड. एडजस्टमेंट नंबर जी, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी मेड. टू बी मेड मतलब करंट ईयर की बात कर रहा है. सो प्रोविजन फॉर टैक्स पहला इफेक्ट P&L में आता है. हाउ मच दे सेड? 1,20,000. सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट्स देखो करंट ईयर का एडवांस टैक्स. अभी 2009-10 हमारे लिए करंट ईयर है. सी करंट ईयर का एडवांस टैक्स वाज गिवन इन ट्रायल बैलेंस. एडवांस टैक्स फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010 2 लाख दिया है. So advance tax current year का is more than provision for tax of current year. Advance tax of current year is more than provision for tax of current year. तो ऐसे केस में हम लोग उसको कहाँ लिखते हैं? अदर नॉन करंट एसेट में. पहले भी मैंने किया है. अगर प्रोविजन फॉर टैक्स बड़ा होता है, इफ इट इज मोर देन एडवांस टैक्स, वी रिकॉर्ड इन शॉर्ट टर्म प्रोविजन. दोनों को एडजस्ट करते हैं. इफ एडवांस टैक्स इज मोर देन प्रोविजन फॉर टैक्स, सो अदर नॉन करंट एसेट. सो एडवांस टैक्स, ये आपको स्टूडेंट सॉरी जो ट्रायल बैलेंस का आइटम मैंने सब रेड पेन से लिखा था ना. सो बेटर रेड पेन.
पोस्टिंग्स मैंने रेड पेन से की थी, एडजस्टमेंट दूसरे कलर से कर रहा हूँ। एडवांस टैक्स दिस इज गिवन एज 2 लाख इन ट्रायल बैलेंस। फिर अभी प्रोविजन फॉर टैक्स हमको एडजस्टमेंट में दिया था, दैट माइनस उसको सेट ऑफ करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,20,000, ओके, सो सॉरी आउटर कॉलम विल बी 80,000। हो गया, सिंपल था। सो 2 इफेक्ट्स, एक यहां लिखा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। सेकेंड इफेक्ट एडवांस टैक्स के अगेंस्ट में एडजस्ट किया। ये एडवांस टैक्स अभी तक मैंने लिखा नहीं था, अभी लिखा मैंने, ओके। नेक्स्ट, इनकम टैक्स असेसमेंट वाज कंप्लीटेड। स्टूडेंट, जब भी इनकम टैक्स असेसमेंट होता है तो हम लोग वो 2 इक्वेशन बनाते हैं, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एडजस्टमेंट नंबर क्या है उसका? एडजस्टमेंट नंबर H, पहले भी हमने ट्वाइस थ्राइस बिफोर कर चुके हैं। ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स, ये कौन से साल का होना चाहिए? पास्ट ईयर। पास्ट ईयर 2009 था स्टूडेंट्स, 8-9। हाँ, ग्रॉस डिमांड कितना बोला है एडजस्टमेंट में? 3,30,000। और एडवांस टैक्स देखो पास्ट ईयर का 2009 3,50,000 दिया है आपको, 350। एंड अनदर इक्वेशन इज ग्रॉस डिमांड माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स। अगेन ये कौन से साल का होना चाहिए? पास्ट ईयर 2009। 3,30,000 ग्रॉस डिमांड इज गिवन इन एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट नंबर H। और उसका प्रोविजन फॉर टैक्स देखो ट्रायल बैलेंस में लास्ट आइटम 4 लाख। पहला इक्वेशन का इफेक्ट हमेशा बैलेंस शीट में जाता है। 330 माइनस 350 विल बी 20,000। 330 माइनस 4 लाख विल बी 70। अभी स्टूडेंट्स, दिस इज द अमाउंट विच द इनकम टैक्स ऑफिशियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज आस्किंग। ऑलरेडी वी हैव पेड मोर, हमने ज्यादा पे किया था ना, तो हमको रीफंड मिलेगा, ये वापस आएगा हमारा पैसा। तो ये कहां जाएगा स्टूडेंट्स? अदर करंट एसेट में जाएगा, अदर करंट एसेट। दिस वन दे आर आस्किंग 330, प्रोवाइड हमने कितना किया था? 4 लाख, हमने एक्सेस प्रोवाइड किया था, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रोविजन। ये कहां जाता है? हमेशा P&L। सो पहला इक्वेशन का इफेक्ट बैलेंस शीट में, आइदर इट इज अदर करंट एसेट और अदर करंट लायबिलिटी। सेकेंड का हमेशा P&L में या तो एक्सेस प्रोविजन होता है या शॉर्ट प्रोविजन। तो स्टूडेंट देखो, एक्सेस प्रोविजन ये रहा, हाउ मच एक्सेस वी गॉट? 70,000। एक्सेस है तो इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऐड करेंगे। शॉर्ट होता तो माइनस करते, ये फर्क ध्यान रखना। एक इफेक्ट ये हो गया। एंड दिस 20,000 व्हाट आई सेड? अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट हमने बनाया, यस, नंबर 10 हमने बनाया है स्टूडेंट्स। सो गो टू नंबर 10, वहां पे लिखेंगे टैक्स रिफंड। जब है ना टैक्स हमको वापस आएगा, क्योंकि हमने 20,000 ज्यादा पे किया था। दे आर आस्किंग 330, वी हैव ऑलरेडी पेड 350, तो 20,000 हमको वापस मिलेगा रिफंड। एंड दिस वाज एक्सेस, ये 70 है ना, हाउ मच आई रिकॉर्डेड? 70 लिखा ना, हाँ 70 लिखा। सो दीज आर द 2 इक्वेशन। ये एक इफेक्ट यहाँ आया, एक्सेस प्रोविजन 70,000, अदर करंट एसेट टैक्स रिफंड 20,000। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, सारे एडजस्टमेंट हो गए। पोस्टिंग्स भी हमने किया, एक एडवांस टैक्स हमने इग्नोर कर दिया था लास्ट ईयर का, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो सब रिकॉर्ड हो गया। अभी कौन सा शेड्यूल पहले क्लोज करते हैं? नोट्स पहले क्लोज करते हैं। P&L से रिलेटेड जो होते हैं स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट पहले P&L से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ एक ही आइटम है तो ये 19 लाख ही रहेगा। फाइनेंस कॉस्ट 1 लाख, ये ध्यान से। सन्ड्री एक्सपेंस 1 लाख, 3,50,000, 1,50,000, 1,20,000 and 20. 740 is the total. 7,40,000 is the total of other expense. बस स्टूडेंट्स इतना ही शेड्यूल था यहाँ पे। 11, 12, 13. So 11, 19 lakh. 19 lakh plus 10,000 will be 19 lakh 10,000 total revenue. Number 12 is 1 lakh. And number 13 is 7,40,000 students. 740. ठीक है? तो अब टोटल करते हैं। 1 lakh plus 6 lakh plus 7,40,000. 14,40,000 is the total of expense. 1910 minus 1, 14,40,000. So this comes to 4,70,000. ये माइनस करना प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस 120, बट एक्सेस, ये एक्सेस प्रोविजन है तो ये ऐड होता है स्टूडेंट्स। सो फाइनल आंसर इज 4,20,000. वंस अगेन 470 minus 120 plus 70. So 420 is the final answer. एक्सेस था, एक्सेस ऐड होता है। यहाँ पे एक्सेस के नीचे आपके रेफरेंस से प्लस साइन एंड शॉर्ट इज ऑलवेज डिडक्टेड। ओके, तो ये एक्सेस प्रोविजन था। ओके,
सो सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में आएगा स्टूडेंट्स प्लस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 420. सो 360 प्लस 420 780. अब इसका टोटल करो. दिस इज 20 लाख शेयर कैपिटल. रिजर्व्स का टोटल कितना होगा? 420 ये 780 है प्लस ये 2 लाख है एंड प्लस 1,70,000. 11,50,000 इज द टोटल ऑफ रिजर्व्स. यार एक ही आइटम है 10 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में. यार ऑल्सो देयर इज जस्ट वन सिंगल आइटम 2,60,000. यहाँ भी एक ही आइटम है 4,80,000. यहाँ पे जस्ट वन आइटम 80,000. यहाँ भी एक ही आइटम है सो 4,30,000. बैंक एक ही आइटम है 1 लाख. दिस इज 20,000 अदर करंट एसेट. दैट्स ऑल. अभी सबका टोटल बैलेंस शीट में लिखते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख 20. रिजर्व एंड सरप्लस 1150 1150. So 20 plus 1150 is 31,50,000. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था, डिबेंचर्स था ना स्टूडेंट्स, ये 10 लाख टोटल कर लिया हमने ऑलरेडी. 10 लाख प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं दिया सो 10 लाख ही रहेगा. नेक्स्ट 2,60,000 बाकी सो ये यहाँ पे ये सब कुछ नहीं दिया है सो आउटर कॉलम में 2,60,000 रहेगा. फिक्स एसेट अभी क्लोज करता हूँ स्टूडेंट्स में. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स 4,80,000. नंबर 7 इज 80,000. नंबर 8 इज 4,30,000. नंबर 9 इज 1 लाख है ना, यस 1 लाख. नंबर 10 इज 20,000 20. 430 1 लाख 530 प्लस 20 सो इसका टोटल तो आ जाएगा 5,50,000. फिक्स्ड एसेट अभी क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स. ये तो सिंपल था सब, जल्दी क्लोज टोटल्स हो गया. अच्छा नथिंग इवन डैश डैश डिडक्शन डैश. सो 9 लाख प्लस माइनस 0 विल बी 9 लाख ही रहेगा. 38,50,000 प्लस 0 माइनस 50 38 लाख. एज फार एज पॉसिबल वी हैव टू फाइंड आंसर्स फॉर ऑल कॉलम्स. कोई अजम्पशन नहीं करना स्टूडेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट ये ओपनिंग नहीं दिया है, डिडक्शन नहीं, क्लोजिंग नहीं, तो डिल डैश. 840 प्लस 6 लाख माइनस 40. 840 minus 40 is 8 lakh. 8 lakh plus 6 lakh is 14 lakh. ओपनिंग नेट ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं? ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन. सो 9 लाख माइनस 0. क्लोजिंग नेट ब्लॉक क्लोजिंग कॉस्ट 9 लाख माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन 0. सो 9 लाख माइनस 0. ठीक है. ओपनिंग कॉस्ट 38,50,000 माइनस 840. 3850 minus 8,40,000. 30,10,000 is opening net block. Then 38 lakh minus closing is 14 lakh. 24 lakh. Last column का टोटल करने का 24 lakh plus 9 lakh will be 33 lakh. 33 lakh will go to students balance sheet. Fixed asset में जाएगा balance sheet. Fixed asset balance sheet 33 lakhs. Okay, so 33 lakh plus 480 plus 80. 38 lakh 60,000 is this total plus 5 lakh 50. ये टोटल हो गया 4,4 10,000. 44 लाख 10,000. फिर बैलेंस शीट देख लेते हैं. 31 लाख 50 प्लस 10 लाख प्लस 2,60,000. 44 लाख 10,000. बैलेंस शीट टैली हो गई स्टूडेंट्स. ठीक है. सो सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स. अगेन स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स. पर्सनली आई फील दैट वे. ठीक है. टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट अबाउट दैट. एग्जाम में आप खुद, मैं अगेन आई रिपीट, जस्ट नोटिस करो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना. इफ दे आस्क पीएनएल ऑल्सो, पीएनएल का फॉर्मेट बनाना, देन ये सब नोट्स बनाना, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. और एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स. आपको 4 तो चैप्टर है सिर्फ, तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. एंड ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स इंटरनल ऑप्शंस में दोनों क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का, एक में देखे ना ओनली बैलेंस शीट ओनली पीएनएल, ऐसा भी कर सकते हैं. ओके, एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. So we have to be ready for everything students. This is the total of balance sheet.
सो कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ठीक है, बैलेंस शीट P&L दोनों है बट सिंपल। एंड दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये हमारे वर्किंग नोट्स थे, ये तो नोट नंबर 5 था फिक्स एसेट, एंड रेस्ट ऑल नोट्स आर ऑन दिस पेज, ठीक है।